Hey guys, welcome back to new video. So today we are going to discuss about Jerome Bruner's cognitive theory. He was an American जिनका जन्म हुआ था 1915 को और 2016 में उनकी डेथ हो गई थी. उनकी फेमस बुक्स हैं स्टडी ऑफ थिंकिंग, अ कल्चर ऑफ एजुकेशन. अ कल्चर ऑफ एजुकेशन वैसे उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, लेकिन ये दो बुक्स हैं जो मुझे लगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो आप इनको एक बार देख करके जाएं, इन दोनों बुक्स को एक बार मतलब याद करके जाएं अपने नेक्स्ट एग्जाम में, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ग्रेड सिलेबस पढ़ रहे हैं. तो अब जेरोम ब्रूनर्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ. उसका एक पहला स्टेप होता है, दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म. कंस्ट्रक्टिविज्म जो होती है थियोरी, उसके अंदर दो तरीके के ग्रुप आते हैं. एक आते हैं लेव वाइगोत्स्की वाला ग्रुप और एक आता है जीन प्याजे और जेरोम ब्रूनर्स वाला ग्रुप. अब इन दोनों ग्रुप में सिमिलैरिटी और दोनों में डिसिमिलैरिटी क्या है. तो जो जीन प्याजे वाला ग्रुप है, जो जीन प्याजे है, जैसे कि हमने उनकी थ्योरी ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो उन्होंने ये बताया था कि जो चाइल्ड होता है या जो स्टूडेंट होता है वो अपने थॉट्स को, या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है, वो अपने थॉट्स को खुद क्रिएट करता है और उससे लर्निंग करता है. यानी वो स्कीमास क्रिएट करता है, उसके अकॉर्डिंग वो अ, अपनी अपनी लर्निंग करता है. तो ये जीन प्याजे का थॉट था. सेम लाइक ब्रूनर का भी यही थॉट है. ओके, ब्रूनर ने भी यही बताया ऑलमोस्ट. सो ब्रूनर के एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं कि उन्होंने उनके दिमाग में, जब वो एज अ फिलोसोफर, एज अ साइकोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहे थे, उस टाइम पे उनके दिमाग में क्वेश्चन क्या थे, वो किस क्वेश्चंस की आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे. तो वो क्वेश्चंस थे कि हाउ चिल्ड्रंस एक्सप्रेस देयर फीलिंग और हाउ चिल्ड्रंस एक्सप्रेस देयर माइंडसेट, है ना. ये उनका पहला क्वेश्चन था. तो इसको ये जानने के लिए कि भाई बच्चा, कोई भी बच्चा हो, वो अपनी चीज़ों को, अपने एक्सप्रेशन को, अपने उसके अंदर जो विचार आते हैं उनको कैसे एक्सप्रेस करता है. तो पहला क्वेश्चन उनका यही था. सेकंड इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड. तो ये दो, इन्फेंसी और चाइल्डहुड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता कैसे. कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको मैं अगर सरल भाषा में बताऊं, तो ऐसे सभी सभी डेवलपमेंट जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड हो, यानी कि जो हम अपनी अपनी ब्रेन सेल से या फिर अपने दिमाग का यूज़ करके करते हो, ऐसे सभी डेवलपमेंट हमारे कहलाते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट. जैसे कि अच्छा, इसके जैसे अलग कौन सा डेवलपमेंट होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, फिजिकल डेवलपमेंट एक तरीके का डेवलपमेंट होगा, जिसमें कि इंसान की बॉडी दिख जाती है कि हाँ भाई, इतनी एज पर आकर के इसके इतने इतने फीचर्स होने चाहिए, तो वो वैसे वैसे हो जाते हैं. मान लेते हैं कि अगर कोई 2 साल का बच्चा है, ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि कभी कोई 2 साल का बच्चा 5 फुट का है. ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो एबनॉर्मल थिंग हो जाएगी. ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि 5 फुट का हो जाए. तो हमें पता है कि 2 साल के बच्चे की हाइट लगभग 1.5 फुट होती है, या 1.5 फुट या 2 फुट होती है ऑलमोस्ट. तो इतना इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. तो ये हो गए हमारे फिजिकल डेवलपमेंट. ऐसे ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब हमारे, मतलब इन्फेंसी के अंदर इतना इतना सोच सकता है कोई चाइल्ड, या फिर चाइल्डहुड के अंदर इतना इतना सोच सकता है. ये हमारी एक नॉर्मल रेंज होती है और उससे थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है. ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 2 साल का बच्चा बैठ करके मैथमेटिक्स की मतलब बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता. सो ये तो मतलब एक्सेप्शनली एकदम एबनॉर्मल थिंग हो जाएगी. तो ये तो मतलब अगर ऐसा अभी तक हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मतलब दैट विल बी अमेजिंग. ऐसा तो मैंने तो कहीं नहीं सुना और अभी तक देखा है. तो ये बात हो गई आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की. सो आपने जान लिया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे ब्रेन से रिलेट करता है. वहीं जो दूसरा ग्रुप था कि लेव वाइगोत्स्की वाला, वो ये मानता था कि स्टूडेंट या चाइल्ड अपने अंदर में ही स्कीमा क्रिएट करता है, यानी अपने अंदर से नहीं सीखता. इंस्टेड वो अपने बाहर से, अपनी सराउंडिंग से सीखता है, अपने सोशल एनवायरनमेंट से सीखता है. जैसे कि आपने देखा होगा बचपन में जब हम छोटे थे, तो जैसे मेरे मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा डांटते थे. जैसे मेरे पापा, कभी भी एनुअल फंक्शन भी होता था, उस टाइम पर भी मुझे स्कूल भेजते थे, बोलते थे कि नहीं बेटा जाना है. लेकिन वो ये बताते नहीं थे हमें ऑब्वियसली कि हमें क्यों जाना है और हमें जाना चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि भाई उस टाइम पे इंसान सबसे ज़्यादा सीख रहा होता है जब वो एक अपने अपने साथ वालों ग्रुप में बैठा हुआ होता है, अपने जैसे लोगों के बीच में बैठा होता है, उस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा सीख रहा होता है. सो यही लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि सोशल डेवलपमेंट इज थिंग जिसके थ्रू इंसान लर्निंग करता है. ठीक है. तो एक तो जीन प्याजे वाला ग्रुप हो गया जो मानते थे कि खुद से लर्निंग करता है, खुद अपने स्कीमास क्रिएट करता है, और ब्रूनर वाला भी यही ग्रुप है.
और उसके अलावा लेव वाइगोत्स्की वाला क्या कहता था कि सोशल एक डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर इंसान सोशली इंटरेक्ट करके चीज़ों को फिर सीखता है। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि जीन पियाजे ने अलग अलग स्टेजेस बांट रखे हैं, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, और उसके अलावा फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 4 स्टेज उन्होंने बताई थी। ऐसे ही ब्रूनर की भी हम स्टेजेस देखते हैं, उन्होंने 3 स्टेजेस बताई हैं लर्निंग के। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई अलग अलग एज ग्रुप का जो इंसान होता है वो अलग अलग चीज़ सीखता है। तो आप एक इन्फेंट से ये एज्यूम नहीं कर सकते कि वो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन सॉल्व करे, या एक 1.5 साल के 2 साल के बच्चे से ये एज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही लर्निंग हर एक एज पर अलग अलग होती है, इसीलिए ही हाँ, जेरोम ब्रूनर ने और जीन पियाजे ने दोनों ने ही स्टेजेस में बांट रखे हैं। तो पहली जो स्टेज है अकॉर्डिंग टू जेरोम ब्रूनर, दैट इज इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज के अंदर क्या होता है कि इस वाली स्टेज के अंदर पहले तो ये स्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है, तो जब 0 से 1.5 ईयर्स का जो बच्चा होता है उस टाइम इनएक्टिव स्टेज में कहलाता है वो। और ये जो स्टेज है वो जीन पियाजे की सेंसरी मोटर से रिलेट करती है। अब हमने दोनों को एक साथ रखा है तो दोनों में कंपैरिजन तो देखना पड़ेगा, दोनों में सिमिलैरिटी तो देखनी पड़ेगी। तो उनकी जब सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वही ब्रूनर की इनएक्टिव स्टेज होती है। ठीक है, इसके अंदर अपनी अपनी चीज़ों को रिफ्लेक्ट कैसे करता है जो चाइल्ड होता है, तो वो अपनी बातों को समझाता है कैसे, वो हाथों को मूव्स करके, लेग को मूव करके। जैसे कि आपने देखा होगा, आप अगर दूध की बॉटल या कोई टॉय उसके पास रख दो, एक छोटे बच्चे के पास, तो वो चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी उसको ग्रैब कर ले और वो ग्रैब करने की कोशिश करता है, यानी वो मोशन ज़्यादा करता है इस वाली स्टेज में। सो ये होती है आपकी इनएक्टिव स्टेज। सेकेंड इज योर आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है, वो 1.5 साल से 6 साल तक होती है। और ये कौन सी एज से सिमिलर है, जीन पियाजे की, ये कॉन्सेप्चुअल एज ऑफ पियाजे से सिमिलर है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इंसान अपने इमेजेस बनाने लग जाता है, अपने सिग्निफायर्स बना लेता है इस वाली एज के अंदर। जैसे कि इस एज का जो बच्चा होगा वो आवाज़ वाले टॉय से खेलने ज़्यादा पसंद करेगा। इंस्टेड अगर आप उसको कोई सॉफ्ट टॉय ला दो तो वो उससे ज़्यादा नहीं खेलेगा। इंस्टेड आप उसको कोई कार या कोई गाड़ी या कोई आवाज़ वाला, आजकल वो आवाज़ वाला कैक्टस आता है, उससे ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं इस वाली एज के। तो इसलिए वो अपने एक इमेजेस क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में, अपने सिग्निफायर्स लगाते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ ये है, तो इसलिए वो कनेक्ट कर पाते हैं उन चीज़ों से। थर्ड जो स्टेज आती है दैट इज सिम्बॉलिक स्टेज। सिम्बॉलिक स्टेज आती है 7 ईयर्स प्लस में, और ये जीन पियाजे की कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से मैच करती है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो चाइल्ड होता है वो अपने वर्ड्स के थ्रू अपनी बातों को बताता है, अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने साइन के थ्रू अपनी साइन बना लेता है वो। तो ऐसे करके वो अपनी बातों को बता पाता है। और इसलिए अच्छा, जेरोम ब्रूनर की पहली बात हो गई, लेकिन इसके अलावा मैं जेरोम ब्रूनर क्यों फेमस है मैं आपको बता देती हूँ। जेरोम ब्रूनर अपनी एक और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है उनका स्पायरल शेप्ड सिलेबस। स्पायरल शेप्ड सिलेबस क्या होता है भाई, स्पायरल शेप्ड सिलेबस होता है जैसे कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ सीखी। ठीक है, आपने मान लीजिए बेसिक, अब जैसे मैं बताऊँ आपको, आपने फर्स्ट क्लास पढ़ी। ठीक है, उसके बाद में आपने सेकंड क्लास पढ़ी। अब अगर मैं आपको बोलती कि आप नर्सरी से डायरेक्टली सेकंड क्लास पढ़ सकते हो क्या, या डायरेक्टली फिफ्थ क्लास पढ़ सकते हो, बीच की सारी क्लासेस छोड़ दो, तो ऐसा हो सकता है कभी? नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रीवियस वाले एक्सपीरियंस को, प्रीवियस लर्निंग को आगे यूज़ में लेते हैं। जैसे कि आपको कभी नंबर सिखाए गए तभी तो आपने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखा। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन नहीं है, मतलब आ जाते, ऐसा हो सकता है कि बिना नंबर के सीखे आ सकते हैं, या विदाउट ABCD आप वर्ड्स बनाना, सेंटेंसेस बनाना और इंग्लिश में बात करना, ये सब सीख सकते हो विदाउट एनी ये सब चीज़ें। तो हाँ, अगर किसी की मतलब लैंग्वेज है, अगर किसी की मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज है, तो वो पहले इंग्लिश सीख जाएगा लेकिन उसको भले ही लिखना आना है, तो ये बात अलग हो सकती है। लेकिन मैं पर्टिकुलरली अगर नंबर्स की बात करूँ, है ना, तो उस चीज़ में आपकी ये वाली चीज़ ज़रूर ज़रूर यूज़ में आएगी। या फिर आप देखते हो जैसे पहले इंसान सुनता है फिर बोलना स्टार्ट करता है, तो पहले उसकी सुनने की जो कैपेबिलिटी है ना, वो काम में आ रही है। इसी को बोलते हैं स्पायरल शेप्ड सिलेबस। स्पायरल शेप्ड सिलेबस में फर्स्ट क्लास का जो सिलेबस है वो सेकंड में काम में आएगा, सेकंड का थर्ड में, थर्ड का फोर्थ में, ऐसे आगे से आगे, आगे से आगे, 10th का 12th में, ऐसे से काम में आता जाता है। सो इसी को स्पायरल शेप्ड सिलेबस बोलते हैं। और ये इनकी बहुत बड़ी देन है, स्पायरल शेप्ड सिलेबस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।